फासिस्ट इस संगठन में बहुत से लोग युद्धों में लड़ चुके सैनिक थे, जिन्होंने युद्ध से लौटकर देखा कि मुनाफाखोर व्यक्ति धनवान हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं और नौकरियों का मिलना लगभग असंभव हो गया है। इसमें बहुत से उग्र राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी थे, जो इस बात से नाराज थे कि इटालियन लोगों को शांति संधियों में उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ जितना कि उन्हें युद्ध से पूर्व वचन दिया गया था। कुछ सैन्यवादी थे, जो अपेक्षाकृत बड़ी सेना तथा अधिक राजनीतिक प्रभाव चाहते थे। कुछ लोग इसलिए फासिस्ट बन गए क्योंकि वे इटली की युद्धोत्तर अस्थिरता के लिए घूसखोर निकम्मी संसदीय सरकार को दोषी ठहराते थे, जिसका अध्यक्ष राजा विक्टर एमेन्युअल तृतीय था। फासिस्ट आंदोलन के समर्थकों को अधिकांश धन व्यवसायियों और जमींदारों से प्राप्त होता था, क्योंकि वे साम्यवाद की आशंका से डरे हुए थे। वे इटली के असंतुलित बजट, सस्ती कागजी मुद्रा और घटते हुए विदेशी व्यापार से बहुत चिंतित थे। फासिस्ट संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का प्रबल समर्थक एवं राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद तथा समस्त विरोधियों के दमन व एक दलीय अधिनायक तंत्र का पृष्ठपोषक भी था। फांसीवाद के सिद्धांत मार्क्स और लेनिन की भांति फांसीवाद का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। यह अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का मिलाजुला रूप है। वास्तव में यह एक विरोधी विचारधारा है जो अनेक विचारधाराओं का विरोध करती है। फांसीवाद व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद और लोकतंत्रवाद का कट्टर विरोधी रहा है। फांसीवाद बुद्धिवाद का भी विरोध रहा है। फांसीवाद के या फांसीवादियों के अनुसार संपूर्ण मानव जाति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकती है। फांसीवाद के समर्थक अवसरवादी थे। वे कार्य में विश्वास करते थे, बात में नहीं। फांसीवाद की व्याख्या करते हुए मुसोलिनी ने लिखा था, फांसीवाद कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसकी प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक पहले से ही स्थिर कर लिया गया हो। फांसीवाद का जन्म कार्य किए जाने की आवश्यकता के कारण हुआ है, अतः फांसीवाद सैद्धांतिक होने के स्थान पर आरंभ से ही व्यवहारिक रहा है। मुसोलिनी डार्विन से अधिक प्रभावित था। डार्विन के अनुसार जो जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकता है, वे नष्ट हो जाते हैं। फांसीवाद हिंगेल के विचारों से भी प्रभावित था। सेवाइन नामक एक विद्वान ने कहा है कि फासिज्म अस्पष्ट है क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न विचारों का संकलन मात्र है। इन सिद्धांतों को परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार संग्रहित किया गया है। हिंगेल की तरह फांसीवाद भी राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है। राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। फांसीवाद सर्वसत्तात्मक राज्य का पोषक था। यही कारण था कि फांसीवाद एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास करते थे। मुसोलिनी कहा करता था कि राज्य में प्रमुख अधिकारी एक से अधिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राज्य के समस्त कार्यों में एकता लाने और उसका निर्देशन व निगमन करने के लिए एक होना आवश्यक है। उसके अनुसार राज्य सत्ता अपनी प्रकृति के कारण ही केंद्रीभूत तथा दमनकारी होती है। फांसीवाद सैनिकवाद में विश्वास करता है। वह सभी समस्याओं का समाधान सैन्य शक्ति के द्वारा करने में विश्वास करता है। फांसीवाद के अनुसार सशक्त सैनिक शक्ति ही किसी राष्ट्र की प्राणवायु होती है, जिस पर उस राष्ट्र की सुरक्षा एवं भविष्य में उसका अस्तित्व आश्रित होता है। फांसीवाद लोकतंत्र और गणतंत्र का विरोधी होता है। उसके अनुसार एक देश, एक दल और एक नेता की संकल्पना ही किसी राष्ट्र के जीवंत रहने की अनिवार्य शर्त है। एक राष्ट्र तभी सबल और सशक्त हो सकता है जब वह किसी एक सशक्त एवं प्रभावी व्यक्ति के हाथों में रहे, जो कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संभव नहीं है। फासिस्ट राजनीतिक दर्शन के अनुसार बहुमत को शासन का अधिकार नहीं होना चाहिए।
मुसोलिनी संख्या के स्थान पर गुण को प्रतिष्ठित करते हुए कहता है कि हम लोकतंत्र के संसार का अत्यधिक विरोध करते हैं, ऐसे संसार का जो 1789 ईस्वी के मौलिक सिद्धांतों से अभी तक चिपके रहना चाहता है। फासीवाद मार्क्सवाद के साम्यवाद सिद्धांत का विरोधी है। साम्यवाद राष्ट्रीयता का विरोधी एवं अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थक होता है। साथ ही साम्यवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है, जो कि राष्ट्र के विखंडन का मार्ग प्रशस्त करता है। वह मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को नहीं मानता। फासीवाद शांति को प्रगति के विरुद्ध मानता है। उन्नति का अभिप्राय है आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने का मतलब है दूसरों को अपने पैरों तले रौंदना। फासीवादियों के अनुसार बिना लड़ाई के कोई जाति, समाज या देश अपना उत्कर्ष नहीं कर सकता। मुसोलिनी डार्विन के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित था। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जो जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं पाते हैं, वे प्रायः नष्ट हो जाते हैं। फासीवाद तर्क एवं बुद्धिवाद का विरोधी है। फासीवाद तर्क द्वारा खोज करने के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार राज्य जो कहे वही ठीक है। फासिज्म शासन के अंतर्गत जनता को अपने नेता की आज्ञाओं का आंख बंद करके पालन करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में फासिज्म अज्ञान का समर्थक है। फासीवाद मुक्त व्यापार की नीति का विरोधी होता है। फासिज्म नहीं चाहता कि लोगों को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण आज़ादी मिले, क्योंकि इससे पूंजीपतियों को गरीबों का शोषण करने की छूट मिल जाती है। फासिज्म का मानना है कि सरकार का स्वरूप जैसा भी हो, देश की आर्थिक व्यवस्था पर सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। फासिस्टवादी व्यक्तिवाद के विरोधी होते हैं। वे राज्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। मुसोलिनी कहा करता था, सब चीज़ें राज्य में हैं, कोई चीज़ राज्य या सत्ता से बाहर नहीं हो सकती। फासीवादियों के अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति राज्य के लिए है। व्यक्ति का उसी हद तक राष्ट्र में स्थान है जब तक उसका हित और राष्ट्र का हित एक हो, जब तक राष्ट्र के अनुकूल काम करता रहे। फासीवाद विस्तार की नीति में विश्वास करता है। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को यह किसी राष्ट्र के गतिशील एवं अस्तित्ववान होने की आवश्यक शर्त मानता है। फासीवाद अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द में विश्वास नहीं करता। उसका उद्देश्य संघर्ष एवं विजय प्राप्ति है। इसका मानना है कि जो राष्ट्र विस्तारवाद की अवहेलना करते हैं वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। फासीवाद आलोचना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। कुशल वक्ता एवं प्रखर आलोचक होने के कारण ही हिटलर एवं मुसोलिनी अपने अपने ढंग के सशक्त अधिनायकवाद के रूप में उभरे थे। वास्तव में फासीवाद हमेशा किसी घटना, किसी विचारधारा तथा किसी व्यक्ति की आलोचना कर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है, अर्थात वह अपने कार्य निष्पादन के बल पर नहीं बल्कि दूसरों के कार्य निष्पादन में कमियों को उजागर कर जनता के समक्ष लाने तथा जनभावना को अपने पक्ष में मोड़ने में यकीन करता है। फासीवाद के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद के भिन्न भिन्न रूप हैं, परंतु उनमें समानताएं विद्यमान हैं। आज भी विश्व के जिन जिन देशों में तानाशाही शासन प्रणाली कार्यरत है, वहाँ पर फासीवाद की उपरोक्त प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। मुसोलिनी का उदय। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 ईस्वी में इटली में डोविया के निकट वरानी डी कोस्टा नामक गांव में हुआ था। उसके पिता पेशे से लोहार थे, जबकि उसकी माँ एक अध्यापिका थी। शिक्षा समाप्ति के पश्चात वह अपनी माँ की तरह शिक्षक बन गया। कुछ समय के उपरांत शिक्षण कार्य छोड़कर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्विट्जरलैंड चला गया। वहीं पर यह समाजवादियों के सानिध्य में आया। समाजवादी गतिविधियों में भाग लेने के कारण स्विट्जरलैंड की सरकार ने उसे सजा के तौर पर देश छोड़ने के आदेश दे दिए। इटली लौटने के बाद मुसोलिनी ने पुनः अध्यापन कार्य आरंभ किया, किंतु उसका मन समाजवाद की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो गया। मुसोलिनी का व्यक्तित्व
भी फांसीवाद के उदय के लिए सहायक हुआ। मुसोलिनी एक कुशल संगठनकर्ता था। प्रारंभ में वह उग्र वामपंथ के प्रति समर्पित तथा वर्ग संघर्ष में उसकी गहरी आस्था थी। 1912 ईस्वी में उसने स्वयं द्वारा प्रकाशित अवंती नामक पत्र में प्रतिपादित किया था कि राष्ट्रीय झंडा गंदा चिथड़ा है, अतः इसे गटर में फेंक देना चाहिए। 1922 ईस्वी में उसके विचारों में मौलिक परिवर्तन दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की परिस्थितियों ने इटली को जिस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकल्प की तलाश थी, उसकी पूर्ति बेनिटो मुसोलिनी द्वारा हुई। मुसोलिनी अपने प्रारंभिक जीवन में समाजवादी आंदोलन का ही एक कार्यकर्ता था। फांसीवादी लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व की 8 घंटे से अधिक कार्य पर प्रतिबंध, गिरजाघर की संपत्तियों पर राज्य का अधिकार हो, शस्त्र कारखानों का राष्ट्रीयकरण, अधिक परिषदों का संगठन इत्यादि की मांग करते थे। मुसोलिनी ने इस कार्यक्रम की घोषणा युद्ध से लौटे हुए सैनिकों को आकृष्ट करने के लिए की थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में उस समय उसके विचारों में नाटकीय परिवर्तन आया और समाजवादी विचारधारा के विपरीत युद्ध में इटली के शामिल होने का समर्थन किया।